हे गाइस यूपीएचईएससी का ना रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया। तो ये जो वेबसाइट आपको दिख रही है, आप इस पे जाएंगे, लॉगिन करेंगे, रजिस्ट्रेशन करेंगे। तो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट करिए, ठीक है। आज से स्टार्ट हो गया है, तो उस साइट पे आप जाके। Hey guys, कैसे हैं आप लोग? Hope you all are doing well and study very very hard. This is the third class for F block elements chemistry. ठीक है, अभी आज की क्लास में हम काफ़ी चीज़ें खत्म करेंगे। फिर नेक्स्ट क्लास में हम करने वाले हैं लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन एंड उनकी कॉन्सिक्वेंसेज और उनकी केमिकल रिएक्शन। इसके बाद आएगी एक्टिनाइड की एक क्लास। दिस इज मोर देन सफिशिएंट। इतना आप F block कर लोगे उतना सफिशिएंट है। F block में दिमाग ज़्यादा नहीं लगाना है, एक बार कॉन्सेप्ट समझना क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आप 2 क्लासेस और आ चुकी हैं। ठीक है, अगर आप डायरेक्टली इस क्लास में आ रहे हो तो पहले वो वाली क्लासेस देखेंगे, फिर इस क्लास को प्रोसीड करेंगे, क्योंकि आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। इट इज जस्ट रिलेटेड टू फर्स्ट 2 क्लासेस। ठीक है, आज की क्लास में हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट करने जा रहे हैं। देखो, ये मैंने ग्राफ सा बनाया यहाँ पे। ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट आते हैं 4 मार्क्स के क्वेश्चन, इससे डायरेक्टली आते हैं। हमने मैग्नेटिक मूवमेंट फर्स्ट क्लास में किया था। ठीक है, मैंने बहुत अच्छे से समझाया था कि इसमें जो है स्पिन नहीं होता है, इसमें स्पिन प्लस ऑर्बिटल क्वांटम नंबर दोनों को मिलाते हैं तो हमारा मैग्नेटिक मूवमेंट आता है, सिर्फ स्पिन से नहीं होता है। तो ये ग्राफ उसी को एक्सप्लेन कर रहा है और इससे जो जो क्वेश्चंस आएंगे वो मैं आपको बताते हुए जाऊंगी। ठीक है, राइट डाउन करते जाना। और एक और बात, इसके प्रीवियस ईयर की पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम वाले चैनल पे डालूंगी और फेसबुक पे भी मैंने अपना पेज बनाया है। ठीक है, आप उसे सर्च प्रिया शुक्ला के नाम से कर सकते हैं। तो वहां भी मैं पीडीएफ्स, क्वेश्चंस, असाइनमेंट्स, बहुत सारी चीजें शेयर करती रहती हूँ। ठीक है, तो आप लोग वहां से भी फॉलो कर सकते हैं। अब रहती है यहाँ की बात करते हैं अगर हम। ठीक है, देखो आपको 2 चीजें दिख रही होंगी, एक ब्लैक पेन से दिख रहा है, ठीक है, एक ब्लू पेन से दिख रहा है। मैंने बताया पहले इनका नॉर्मल मैग्नेटिक मूवमेंट निकाला गया, जो कि हम स्पिन से निकालते थे। किस स्पिन से कौन सा निकालते थे? रूट ऑफ एन ब्रैकेट में n+2, इससे निकालते थे। ठीक है, तो जब हमने सिर्फ स्पिन ओनली वैल्यू लेते हुए मैग्नेटिक मूवमेंट निकाला, तो ये वो ब्लैक लाइन जो है ना, वो ये शो कर रही है कि गैंडोलियम पे जाके मैक्सिमम थी, फिर लूटियम और लेंथेनम के केस में बिल्कुल 0 हो गई। क्यों 0 हो गई? क्योंकि यहाँ पे n हमारा क्या होता है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बचे नहीं, तो इसलिए n की वैल्यू 0 और मैग्नेटिक मूवमेंट की वैल्यू 0। यहाँ पे मैक्सिमम क्यों आई? क्योंकि गैंडोलियम के पास मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो कि होते हैं 7। तो जिसकी वजह से इसका मैग्नेटिक मूवमेंट होता है बहुत ज्यादा हाई। ठीक है, मे बी 7, मे बी 6, क्योंकि मैग्नेटिक मूवमेंट 7 के पास होगा। इवन आपको एक बात पता है ना कि जितना ज्यादा, जैसे अनपेयर्ड है, फॉर एग्जांपल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 है, तो मैग्नेटिक मूवमेंट कितना आता है? नियर अबाउट 2.95। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 है तो मैग्नेटिक मूवमेंट क्या आता है? 3.95। मतलब जितना है उससे थोड़ा सा ज्यादा आता है मैग्नेटिक मूवमेंट। ठीक है, तो आप डायरेक्टली भी अनपेयर्ड को देख के लगा सकते हो। तो उन्होंने बोला है ऐसा होना चाहिए, यहाँ पे एकदम हाई देन लो, बट ऐसा होता नहीं है। ठीक है, यहाँ पे स्पिन के साथ साथ ऑर्बिटल भी मूवमेंट होती है, क्योंकि F अंदर होती है, लिगेंड्स का इफेक्ट उसके ऊपर पड़ता नहीं है, तो वो अपना स्पिन मोशन, ऑर्बिटल मोशन दोनों करता है। तो उसकी वजह से जो ग्राफ आता है वो है ये ब्लू वाला। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मीन्स दिस इज ओनली फॉर स्पिन वैल्यूज, मतलब स्पिन ओनली वैल्यू का है ये ग्राफ। ठीक है, मैग्नेटिक मूवमेंट वर्सेस एटॉमिक नंबर। और ये वाला जो ब्लू वाला है वो हमारा शो कर रहा है स्पिन प्लस ऑर्बिटल मोशन, मतलब दोनों की वजह से जो मैग्नेटिक मूवमेंट आया वो ये शो कर रहा है। तो जब हमने उसको जब देखा तो लेंथेनम, लूटियम और गैंडोलियम तो वहीं पे लाई कर रहे हैं। मतलब अगर आप इस ब्लू वाले ग्राफ को देखोगे तो आप देखोगे ब्लैक और ब्लू पे 2 ही एलिमेंट मिल रहे हैं, 3 एलिमेंट, लेंथेनम, लूटियम एंड गैंडोलियम। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज कौन से एलिमेंट्स हैं, ऐसे आएंगे 2-2 एलिमेंट्स होंगे, इनमें से कौन से एलिमेंट्स हैं जिनकी स्पिन ओनली वैल्यू एंड स्पिन ओनली प्लस ऑर्बिटल वाली वैल्यू लाई करती है, सेम पे लाई करती है। तो कौन कौन से एलिमेंट्स हो गए? गैंडोलियम, लेंथेनम, लूटियम। तो जिन भी पेयर में आपको लेंथेनम, लूटियम, गैंडोलियम आपको मिल जाएगा, क्योंकि वो स्पिन पे भी लाई कर रहे हैं
और जो स्पिन ऑर्बिटल मोशन जो आपको दिखाई दे रहा है ग्राफ का, उसके ग्राफ पे भी एग्जैक्टली मतलब ये ही 3 एलिमेंट्स है जिनकी स्पिन वैल्यू और स्पिन ऑर्बिटल वैल्यू एग्जैक्टली मैच करती है। तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया, इसीलिए ये ग्राफ बनाया है। इसके बाद इसी में एक और क्वेश्चन आता है कि स्पिन प्लस ऑर्बिटल में सबसे कम मैग्नेटिक मोमेंट किसका है? समैरियम का। ठीक है, इवन इसके साथ समैरियम और इट्रिबियम दोनों का नाम आ जाता है। हाईएस्ट किसका है? डायस्पोरियम का। तो ये ना ऐसे हैं कि अगर आपने, जैसे मैंने पढ़ लिया, अब मुझे मेरे दिमाग में फिगर बन गई तो मुझे याद होगा और मैं टिक लगा के आ जाऊंगी। मुझे नहीं, मैंने नहीं पढ़ा होगा, मैं टिक नहीं लगाऊंगी। तो ये जस्ट लाइक दैट, इसलिए ये ग्राफ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे डायरेक्टली क्वेश्चंस आते हैं। अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मैंने फर्स्ट क्लास में भी करवाया था सीरियम का, कि आपको अगर एटॉमिक नंबर आता होगा तो आप लिख के भी कर सकते हो, बट कहीं मैं बता रही हूँ कुछ कुछ एलिमेंट्स को ना दिमाग में लगा लो। जैसे गेंडोलियम सबसे ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, तो ऑब्वियस है पैरामैग्नेटिक विद मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। मेरे साथ पढ़ा, अब उसको दिमाग में बैठा दो, इसको रखोगे सीधा गेंडोलियम पे टिक लगा दो। द एलिमेंट of the F block element having maximum number of unpaired electron and paramagnetic in nature gadolinium। इसके बाद डायमैग्नेटिक कौन कौन से होंगे? देखो ये जीरो और सीरियम एंड इट्रिबियम, ये जो होते हैं ये होते हैं हमारे डायमैग्नेटिक। निकाल के भी देख सकते हो। पैरामैग्नेटिक में क्या होना चाहिए था? अनपेयर्ड होना चाहिए था, इसमें पेयर्ड होना चाहिए। ठीक है, अब आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट स्पेक्ट्रा। इनका स्पेक्ट्रा के 2 मेन बातें हैं। एक कि इनका स्पेक्ट्रा शार्प क्यों होता है जबकि डी एलिमेंट्स का ब्रॉड होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये कॉन्सेप्ट। जो ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं उनका ब्रॉड होता है, जबकि इनका जो इनर ट्रांजिशन मेटल्स हैं इनका शार्प होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये तो लाई तो एक ही में करते हैं ना, शाय ला मतलब लाते नहीं, इनके बीच में से निकल जाते हैं ये लोग। बट अगर हम फिर भी देखें, चाहे यहाँ की भी सीरीज के देखें, इनका कुछ तो इफेक्ट होना चाहिए था ना। ये ब्रॉड होते हैं, ये शार्प होते हैं, जबकि ये ट्रांजिशन है, इनर ट्रांजिशंस है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? देखो बहुत सिंपल सा है, लॉजिकली बिल्कुल पढ़ो, कभी नहीं भूलोगे। देखो किसी भी नॉर्मल भी अगर हम स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ते हैं तो स्पेक्ट्रोस्कोपी में हमें ग्राफ इस तरीके का देखने को भी मिलते हैं, इस तरीके के भी देखने को मिलते हैं, इवन इस तरीके के भी देखने को मिलते हैं। This is called sharp spectra and this is called broad spectra। ब्रॉड स्पेक्ट्रा कब आता है? जब बहुत सारी इम्प्योरिटीज या बहुत सारी एलिमेंट्स आपस में इंटरेक्ट कर देते हैं और जो मेन एलिमेंट की मुझे पीक चाहिए होती है, क्योंकि वो भी उनसे इंटरेक्ट कर गई, तो उनका जो पीक है वो ब्रॉड आ जाता है। समझ में आ रही है कि जब बहुत सारे एलिमेंट्स आपस में रिएक्ट करते हैं तो उससे ब्रॉड स्पेक्ट्रा मिलता है। अब मैं कार्बन का फॉर एग्जांपल स्पेक्ट्रा ले रही थी और उसमें कुछ भी नहीं, प्योर कार्बन, कैसे पीक मिलेगी? बिल्कुल जो कार्बन जहां जहां दे रहा है वहां पे आपको शार्प पीक्स देखने को मिलेंगे। तो क्वेश्चन इज कि इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स का जो ग्राफ होता है वो शार्प होता है और ट्रांजिशंस का ब्रॉड होता है। क्यों? क्योंकि इनर ट्रांजिशंस में हमने बोला ट्रांजिशंस क्यों होते हैं? एफ की वजह से होती है, इलेक्ट्रॉन एफ में जाता है, एफ में वापस आ जाता है। अब एफ क्या है? बहुत ही अंदर है। पिछला डायग्राम याद करो, इस तरीके का बनाया था कि यहाँ पे है तो ये यहाँ पे 4f है, फिर 5d है, फिर 6s है, बहुत अंदर की तरफ है। तो लिगेंड जब इस पे अप्रोच करेगा तो लिगेंड का कोई इफेक्ट उसके ऊपर नहीं होगा। जब लिगेंड से वो इतनी दूर है, उस पर कोई इफेक्ट नहीं कर रहा है, ये अपने आपस में ट्रांजिशंस कर रहा है। तो जब वो ट्रांजिशन कर रहे हैं, इसकी कोई इंटरेक्शन नहीं है, कोई साइड के एटम्स की कोई इंटरेक्शन नहीं है, तो अपना चुपचाप से अच्छा ग्राफ देगा। तो सिंपल सी है, बिकॉज the 4f orbitals are very internal या inside the nucleus या deeply buried inside the nucleus. There is no effect of the ligands on it, so its spectra is sharp. अब आते हैं ट्रांजिशंस में ब्रॉड क्यों होता है? क्योंकि होता है हमारा d ऑर्बिटल, और जो ये हमारी d ऑर्बिटल है, जो 3d ऑर्बिटल है, ये होती है बाहर की तरफ। लिगेंड तो बहुत अच्छे से अप्रोच कर रहा होता है, हम तभी तो स्प्लिटिंग होती है, dxy dyz dzx और यहाँ पे dx² - y², ये स्प्लिट होता है ना? क्यों होता है? लिगेंड्स की वजह से।
तो लिगेंड का भी इंटरेक्शन होता है ट्रांजिशन एलिमेंट में, जिस वजह से इट गॉट अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम। अब इसी के साथ एक लाइन मुझे और याद आ गई कॉम्प्लेक्सेस की, फिर भी मैं कराऊंगी। कॉम्प्लेक्सेस जो फॉर्मेशन होते, क्योंकि लिगेंड अच्छे से अप्रोच कर पा रहे हैं, तो ट्रांजिशन मेटल्स बहुत अच्छे कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं, गुड कॉम्प्लेक्सेस, और ये बहुत पुअर कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं। कंपैरेटिवली अच्छे कॉम्प्लेक्सेस नहीं बनाते हैं, उतने ज्यादा कॉम्प्लेक्सेस नहीं बनाते हैं। सेकेंडली, अब ठीक है, जो भी एक कॉम्प्लेक्स बनाया कॉम्प्लेक्स, अगर कुछ भी जो भी कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, क्योंकि लिगेंड का तो कोई इफेक्ट नहीं हो रहा, दे आर वेरी लबाइल, दे आर वेरी लबाइल। लबाइल का मतलब पता है ना, कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छे से पढ़ा है। लबाइल का मतलब जो इजीली सब्स्टिट्यूट हो जाए, और इनके जो कॉम्प्लेक्सेस हैं वो बहुत ही स्ट्रांग है, वो इतने ज्यादा जो है लबाइल नहीं होते, वो इनर्ट होते हैं, मतलब दे आर वेरी स्टेबल, दे डोंट वांट टू फॉर्म बॉन्ड्स विद अदर एलिमेंट्स। ठीक है, तो तीन बातें इसी चीज से हमारे को पता चल गई। फर्स्ट, दैट देयर स्पेक्ट्रा आर वेरी शार्प, देयर स्पेक्ट्रा इज ब्रॉड। Why? Because the 4f is very deeply buried inside the ligands पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा, इस पे लिगेंड पे इफेक्ट पड़ रहा है, जिसकी वजह से ब्रॉड स्पेक्ट्रा है। लिगेंड की ही वजह से, क्योंकि लिगेंड अप्रोच नहीं कर रहे हैं तो कॉम्प्लेक्सेस नहीं बनाएंगे, और लार्ज साइज भी है, स्मॉलर द साइज मोर कॉम्प्लेक्स विल बी द फॉर्मेशन। ये भी लिख लो कि जितना छोटा साइज होता है उतना ज्यादा अच्छा कॉम्प्लेक्स बनता है। जैसे जैसे हम नीचे आ रहे हैं, साइज बढ़ता चला जा रहा है, तो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन कम होती जाती है। वो और एफ ऑर्बिटल का इंटरेक्शन नहीं है, तो ये कम कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। फोर्थ, दे आर वेरी लबाइल, जो हमारे इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स वो लबाइल है, क्योंकि इंटरेक्शन हो नहीं रहा, बहुत इजीली से सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दे देते हैं, बट ये दे आर वेरी इनर्ट। तो ये है हमारा स्पेक्ट्रम, पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है एफ एफ ट्रांजिशन एंड एफ डी ट्रांजिशन। ये बोला एफ एफ ट्रांजिशन होता है, ठीक है। अब देखो, हमें ये भी बताया था कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में पढ़ा था, इट इज नॉट स्पिन अलाउड, तो इसलिए बहुत ही लेस इंटेंस है, स्पिन फॉरबिडन है, विजिबल रीजन में लाई करता है, जिसकी वजह से हल्का हल्का कलर हमें देखने को मिलता है। एक क्वेश्चन जो आता है प्रीवियस ईयर में कि कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जिसमें F to D ट्रांजिशन देखने को मिलती है। देखो, मैंने उस दिन भी बताया था कि 4F हमारी यहाँ होती है, 4F 5D एंड 6S, ये बहुत ज्यादा इंटरनल है, तो जिसकी वजह से अगर मैं आयोनाइजेशन एनर्जी की भी बात करूं, मैंने बोला भी था पहले S से निकलेगा, फिर D से निकलेगा, फिर F से निकलेगा। F से निकालना तो ऑलमोस्ट बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है, ठीक है, बट ठीक है डिफिकल्ट है तो ऑब्वियसली बात है ट्रांजिशन भी डिफिकल्ट होगी F से D में करानी। जब भाई इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है तो F से D में इलेक्ट्रॉन पहुंचाना भी तो मुश्किल होगा, तो F से D में पहुंचाना भी इज वेरी रियली रियली टफ, ठीक है। फिर भी दो ऐसे एलिमेंट है, दैट इज सीरेनियम 3+ एंड तगेरियम 3+, जिसके अंदर F से D ट्रांजिशन पॉसिबल होता है। तो वही कह रही हूँ, जो एक्सेप्शनल चीजें हैं दिमाग में बिठाओगे तुरंत आंसर कर लोगे। सीरियम 3+ तगेरियम, क्यों? क्योंकि इनकी सीरियम 3+ की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 4f1 5d 0 6s 0, इसकी 8 आपको पता है, लिख लेना, ठीक है। अब ये क्या करता है, यहां से इलेक्ट्रॉन निकलता है और यहां चला जाता है, यहां से इलेक्ट्रॉन निकलता है या यहां चला जाता है, तो यहाँ तो 7 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। अब बताओ, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल हो गई ना, F जो है पूरी तरीके से खाली हो गई, यहाँ पे हाफ फिल्ड हो गई, और हमें पता है अगर हाफ फिल्ड है या फिर पूरी तरीके से खाली हो जाए या फुली फिल्ड हो तो बहुत ज्यादा स्टेबल है। इसी वजह से यहाँ पे F से D ट्रांजिशन हो जाती है, क्योंकि अच्छी खासी एनर्जी रिलीज हो जाती है और जो कि इसको स्टेबल बना देती है। तो वो एनर्जी मिली और एनर्जी मिलते ही F ने D के अंदर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दिया, जिसकी वजह से इन दोनों स्पीशीज में F to D ट्रांजिशन पॉसिबल है। पर ये जो एनर्जी है, मैंने बोला एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आ गई, एनर्जी बहुत ज्यादा हो गई, और अगर एनर्जी बहुत ज्यादा होगी तो विजिबल रीजन में ना लाई करके इट विल लाई इन द यूवी रीजन। हमें पता है ना, यूवी की एनर्जी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू विजिबल, तो इसलिए यूवी में लाई करने लगती है। इस वजह से इनका कलर मतलब वैसे तो इंटेंस होता है, पर ये भी देखा था आपने कलरलेस भी होता है। तो क्वेश्चन अगर आएगा दैट F to D ट्रांजिशन किन में पॉसिबल है, इनमें पॉसिबल है। क्यों पॉसिबल है? बिकॉज एक्सेप्शनली स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आती है,
और ये कौन से रीजन में लाई करते हैं ये, या क्वेश्चन आ जाए कौन से दो एलिमेंट है जिनकी एब्जॉर्प्शन यूवी रीजन में लाई करती है, तो भी आप इन दोनों का नाम ले लोगे। ठीक है, बात समझ में आई। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सीरियम 4+ एंड समैरियम 2+। इनके बहुत अच्छे अच्छे कलर होते हैं, ऑरेंज, येलो एंड ब्लड रेड। ये देखो, ये है समैरियम 2+, कम ऑक्सीडेशन नंबर है। जब कम होता है तो हम कौन सा स्पेक्ट्रल दिखाते हैं, मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा। क्योंकि ये लेस ऑक्सीडेशन स्टेट है तो इलेक्ट्रॉन रिच होगी मेटल, तो मेटल लिगेंड को देगी मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा। ठीक है, समैरियम 4+, चारों इलेक्ट्रॉन निकाल दिए उसमें से आपने, उसको इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कर दिया, तो इसमें कौन सा होगा, लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर, लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा। तो इसमें दो क्वेश्चंस आते हैं कि पहले ये बता दो कि सीरियम का कौन सा कलर होता है, इसका ये होता है। कौन से दो एलिमेंट्स हैं लेंथेनाइड्स में जिनमें चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा देखने को मिलता है। मेरी कोऑर्डिनेशन अगर अच्छे से की है तो सब समझ में आ रहा होगा। चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा 4 टाइप्स के होते हैं, मेटल टू लिगेंड, लिगेंड टू मेटल, इंट्रा लिगेंड, इंट्रा वैलेंस। ठीक है, तो वो मेटल टू लिगेंड कब होता है, जब मेटल हमारा इलेक्ट्रॉन रिच होता है, जैसे ये। लिगेंड टू मेटल कब होता है, जो मेटल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, 4+ हो गया, 4+, जितना ज्यादा प्लस चार्ज उतनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, ये हमारा सारा हो गया स्पेक्ट्रा के बारे में। अब एक जो बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, जिसे हम लोग बहुत ही अच्छे नाम से जानते हैं, दैट इज शिफ्ट रिएजेंट्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, शिफ्ट रिएजेंट्स क्या होते हैं, मैंने अभी बोला कि इनका स्पेक्ट्रा बहुत ही शार्प आता है, पर बहुत सारे ऐसे कॉम्प्लेक्सेस हैं जिनका स्पेक्ट्रा बहुत ही ब्रॉड आता है। तो हम उसमें क्या करते हैं, देखो ये थोड़ा सा स्पेक्ट्रोस्कोपी से रिलेटेड है, मैं आपको बताती हूँ। एक आपने स्पेक्ट्रा लिया, जैसे यहीं पे हम थोड़ा सा ड्रॉ कर देते हैं, मिटा के यहीं पे करते हैं, इसमें लिख लो जो यूरोपियम 3+ है, क्रस्पोडियम 3+ है, इनके जो कॉम्प्लेक्सेस है ना, वो एज अ शिफ्ट रिएजेंट यूज होता है। अभी देखेंगे क्या है। देखो होता क्या है, जैसे कि आपने मान लो 100 मेगाहर्ट्ज में, ये है हमारी मैग्नेटिक फील्ड, मतलब ठीक है, 100 मेगाहर्ट्ज में आपने स्पेक्ट्रा लिया, तो आपका स्पेक्ट्रा इस तरीके का गंदा सा ऐसा ऐसा है। अब आपने इसको 200 मेगाहर्ट्ज, 2 नहीं करते 500 कर देते, मैंने इसकी अमाउंट को बढ़ा दिया। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा दी, इंक्रीज कर दी, जैसे 500 मेगाहर्ट्ज। ठीक है, अब थोड़ा सा अच्छा हो गया, शार्पन हुआ। अब मैंने किया 1000 कर दिया, तो बिल्कुल शार्प हो गया। मतलब मैग्नेटिक फील्ड आप जैसे जैसे बढ़ाओगे, यू गेट अ शार्पन स्पेक्ट्रा, और जितना शार्पन स्पेक्ट्रा होगा उतनी हमारी रिकॉर्डिंग्स अच्छी होंगी। अब शिफ्ट रिएजेंट क्या करते हैं, शिफ्ट रिएजेंट्स हमें मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाने की जरूरत नहीं होती। जब आप शिफ्ट रिएजेंट्स कॉम्प्लेक्स में डालते हो तो स्पेक्ट्रा बिल्कुल क्लीन होना शुरू हो जाता है, दूर दूर होना शुरू हो जाता है, आपको शार्प पीक्स मिलनी शुरू हो जाती है। ये स्पेक्ट्रा को ब्रॉड करता है, मतलब लाइंस को, पीक्स को दूर दूर करता है, ताकि हमारी स्टडीज इजीली हो जाए। तो इसलिए लेंथेनाइड्स के एलिमेंट्स हमारे यूज होते हैं एज अ शिफ्ट रिएजेंट। इट क्लीन्स द स्पेक्ट्रा, इट क्लीन्स द स्पेक्ट्रा। और कौन कौन से हैं, यूरोपियम 3+ एंड क्रस्पोडियम 3+। इसीलिए कहा कि कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, अगर आपने एफ ब्लॉक पढ़ी और ये नहीं पढ़ी तो बिल्कुल बेकार है आपका एफ ब्लॉक पढ़ना। अब आते हैं यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर पे, बहुत इंपॉर्टेंट है कोऑर्डिनेशन नंबर। मैंने पहले ही बताया, कोऑर्डिनेशन नंबर का ये मतलब नहीं होता कि कितनी स्पीशीज लगी है, नो, कितने डोनर एटम लगे हैं जो डोनेट कर रहे हैं हमारे मेटल को, दैट इज कॉल्ड द कोऑर्डिनेशन नंबर। हमारे को पता है जो लेंथनम है काफी नीचे, मतलब एफ ब्लॉक और नीचे चला गया, तो साइज एज कंपेयर टू ट्रांजिशन मेटल्स तो काफी बड़ा है, और जितना बड़ा साइज होगा, ये अच्छे से देखेंगे, जितना बड़ा साइज होगा उतना ज्यादा उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। ये बड़ा, ये छोटा, ठीक है। एक लिगेंड यहाँ से आ रहे हैं, अब देखो इस पे बड़े बड़े लिगेंड्स आ रहे हैं, पास में है, स्टेरिक रिपल्शन होगा। यही लिगेंड्स यहाँ पे हैं, दूर दूर हैं, ठीक है, 5, तो थोड़ा स्टेरिक रिपल्शन कम हो गया। तो जितना बड़ा होगा साइज
उतना ज़्यादा कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, क्योंकि जितना छोटा साइज होगा इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होगी, रिपल्शन की वजह से वो बड़ा कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में ही वो कहेंगे अरे बस 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 बहुत हो गया। और जितना आप बढ़ते जाओगे साइज बिगर्स होते जाएंगे लेंथ में, कि जैसे गंडोलियम है, हमारा ल्यूटियम है, यहाँ पे यूट्रियम है, तिबेरियम है, रेस्पोर्मियम, होलियम, ये सारे के सारे बहुत ज़्यादा कोऑर्डिनेशन नंबर शो करते हैं। 12 है, 9 है, 10 है, 11 है। ठीक है, पहली बात समझ में आई। तो एक क्वेश्चन आता है जो कि आया हुआ है प्रीवियस में, पीडीएफ देखोगे आपको दिखेगा कि इनका कॉमन ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, वो है 6 और 6 से ऊपर, 6 से नीचे नहीं। 6, 7, 8, 9, 10, 12 इनमें देखने को मिलता है। फिर आ जाते हैं इस तरह के क्वेश्चन, आपको दे रखा होता है, आपको बताना होता है कोऑर्डिनेशन नंबर। मैं बताती हूँ कैसे देखेंगे। लेंथेनाइड अपना वाटर 5 NO3, आप कहोगे मैम NO3 इज अ मोनोडेंडेट लिगेंड, तो आप कितना आंसर लगा दोगे, 5 and 3 8, और आपका आंसर क्या हो जाएगा, रॉन्ग, क्योंकि NO3 स्पेशली मेंशन्ड, बहुत बड़ा बड़ा लिख लो अपने नोटबुक में, NO3 वैसे तो होता है मोनोडेंडेट लिगेंड, पर लेंथनम में लेंथेनाइड्स के लिए ये बन जाता है बाइडेंडेट लिगेंड, ये बन जाता है बाइडेंडेट लिगेंड। तो अगर बाइडेंडेट लिगेंड है तो मतलब दो साइड से डोनेट कर रहा है, तो दो साइड से देखो कैसा स्ट्रक्चर है, N डबल बॉन्ड O N O, ठीक है, इसमें पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, इसमें तो पहले से था नेगेटिव, तो ये इससे भी डोनेट करता है, इससे भी डोनेट करता है। तो लाइन को मेंशन करेंगे कि जितने भी मतलब स्पेशली कार्बोनेट, नाइट्रेट, ये और सल्फेट, कार्बोनेट, नाइट्रेट, सल्फेट, दे एक्ट एज अ बाइडेंडेट लिगेंड इन F ब्लॉक एलिमेंट्स, ये बाइडेंडेट की तरह काम करेंगे। तो 3 का आप डबल कर लो 6, 6, 5, 11, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 11। EDTA, इथाइलिन, डायमीन, टेट्रा एसीटेट, 6 हो गए ना, इथाइलिन डायमीन, इथाइलिन डायमीन, टेट्रा एसीटेट, CO नेगेटिव, CO नेगेटिव, CO नेगेटिव, CO नेगेटिव, A 1 2 3 4, और यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, 4 और 2 6, 6 और 3 9, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया, 9। टेट्रा हाइड्रोफ्यूरान, ठीक है, एक ही है, तो 2 और 4 6। नाइट्रेट जहां भी देखेंगे बाइडेंडेट हो गया, 4 और 8, ये हमारा कैसा होता है, ये फॉस्फोरस, यहाँ पे फिनाइल लगे हुए हैं, फिनाइल, और ये डबल बॉन्ड O, ये अपने लोन पेयर से डोनेट करता है, एक ही डोनर साइट है। तो 2 और यहाँ पे 8 to 10, 2 टेट्राहेड्रल, ये हमारा ऑक्टाहेड्रल, ये देखो 6 और 2 12, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर में आ चुका है वाला क्वेश्चन। 12 इकोसाहेड्रल, इकोसाहेड्रल, ये ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। अब है ये बहुत इंपॉर्टेंट बात, लेंथनम विद कोऑर्डिनेशन नंबर 8, मतलब उनका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 8, और ACAC एसिटाइल एसिटोनेट, अगर ये लिगेंड लगा है तो इनकी ज्योमेट्री 100% स्क्वायर एंटी प्रिज्म होगी, जैसे फॉर एग्जांपल। और एक और बात, ये वाली चीज हमारी मिलेगी गैंडोलियम टू ल्यूटियम में, गैंडोलियम टू ल्यूटियम में ये होगा फॉर्मूला LnX36H2O। जब आप इसको देखोगे, क्योंकि वाटर मोनोडेंडेट है, 6 और 3 9, तो कोऑर्डिनेशन नंबर होना चाहिए 9, और आपका आंसर हो जाएगा रॉन्ग। इसको बड़ा बड़ा स्टार करेंगे, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 8, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 8। X होगा क्लोरीन और ब्रोमीन, और लेंथेनाइड्स कौन से होंगे, गैंडोलियम से ल्यूटियम तक, तब आप कोऑर्डिनेशन नंबर लगाओगे 8, और 8 होगा स्क्वायर एंटी प्रिज्म। ACAC भी होगा, तो उसका क्या कहते हैं आंसर क्या होगा, स्क्वायर एंटी प्रिज्म। तो गाइस होप सारी चीजें आपको थोड़ी बहुत क्लियर हुई होंगी, कुछ समझ में आई होंगी, है ना। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, उसके कॉन्सिक्वेंसेस की
क्या होता है लेंथ एंड कॉन्ट्रैक्शन, उसकी वजह से साइज ऑलमोस्ट सेम हो जाता है, जिसकी वजह से उन्हें सेपरेट आउट करना बहुत मुश्किल होता है। और उसके 4 मेन मेथड है जिसको मैं बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में आपको डिस्क्राइब करूंगी, को आप कभी नहीं भूलोगे। इल्यूजन क्या होता है, एडजॉर्प्शन क्या होता है, बेसिसिटी क्या होती है, तो ये पूरा कॉन्सिक्वेंसेस अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। फिर ये हमारा लेंथनम पूरी तरीके से लेंथनम बोल रही हूँ मैं, लेंथनाइट्स पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। दिस इज व्हाट दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।